गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से क्वांटम मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़, जो कि आपको पता है कि बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है और ये जो है जस्ट अभी शुरू होने वाला है विद इन 1 वीक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, आपने जिन्होंने देखा होगा आपने नोट भी किया होगा। और मैंने कहा था कि 6 से 7 एमसीक्यूज़ वीडियो से रहेंगे एज इट इज़। और कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आज फिर डिक्टेट किए हैं, नियरली 24 एमसीक्यूज़। यदि आप इस वीडियो को देख के चले जाते हैं और जो प्रीवियस वीडियो थी दोनों को देख के चले जाते हैं तो 16 एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में पूछता है। वो इसमें से 10 एमसीक्यू एज इट इज़ इन दो वीडियो के कॉम्बिनेशन से रहेगा। तो ये समझिए कि आप इन एमसीक्यूज़ को पी के चले जाइए। इनके आंसर जो है चाहे रट के चले जाओ चाहे याद करके चले जाओ, कुछ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 9 से 10 एमसीक्यू जो है इसकी मैं गारंटी लेता हूँ 16 में से। तो आप इन एमसीक्यूज़ को करके चले जाएंगे। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ है और ये मुझे पूरा विश्वास है कि पूछेगा। तो इसी तरह से हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला एमसीक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है, इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, इट इज़ सिंगल वैल्यूड, इट इज़ डिफरेंशिएबल, इट हैज़ डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आपको पता होगा कोई भी वेव फंक्शन जो है उसकी 3 प्रॉपर्टी होती है, वो कंटिन्यूअस भी होता है, वो सिंगल वैल्यूड भी होता है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है जो सत्य नहीं है वो है इट हैज़ डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है, द मोमेंटम ऑपरेटर इज। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। मोमेंटम ऑपरेटर जो है इसको हम डिनोट करते हैं माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। थर्ड क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज। फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हम जितनी पढ़ते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। वहाँ आपके ऑप्शन 4 मिलेंगे, वहाँ मोस्ट प्रोबेबल भी लिखा होगा, लीस्ट प्रोबेबल भी लिखा होगा और बाकी और कुछ भी लिखा होगा, लेकिन आपको सही आंसर की ओर मुड़ना है, दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट करने की क्या कंडीशंस होती है। तो उसकी कंडीशंस यही होती है कि वो जो पार्टिकल है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। जबकि ऑप्शंस में आपको 0 भी देगा, कॉन्टीन्यूअस भी देगा, इनफाइनाइट भी देगा और डिसकॉन्टीन्यूअस भी देगा। तो आपको पता है अभी मैंने जो फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस किया ऊपर, वहाँ हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि कोई पार्टिकल है वो एक्सेप्टेबल कब होगा, जब वो कॉन्टीन्यूअस होगा, जब वो फाइनाइट होगा, है ना, जब वो सिंगल वैल्यूड होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रियल पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी। किसी भी स्पेस में जो रियल पार्टिकल्स होते हैं उनको ज्ञात करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा यूनिटी होती है या बी कैन से 1 होती है। नेक्स्ट है, मोमेंटम ऑपरेटर इज। मोमेंटम ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर होता है, हर्मिशन होता है, नॉन हर्मिशन होता है या यूनिटी ऑपरेटर होता है। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो है हर्मिशन ऑपरेटर होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच अ श्रोडिंगर स्टेडी स्टेट इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट कैन बी सॉल्व इज कॉल्ड। किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। जबकि ऑप्शंस आपको आइगन वैल्यू भी देगा, आइगन वेक्टर भी देगा और आइगन फंक्शन भी देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए श्रोडिंगर के लिए जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है उससे हम कहते हैं आइगन वैल्यू। 8th क्वेश्चन है, इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई इज इक्वल टू ए साई इज कॉल्ड। इस इक्वेशंस को क्या कहते हैं। एज यू ऑल नो दैट दिस इज नथिंग बट इट इज़ द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है और इस इक्वेशंस को कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम का फैक्टर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। टाइम का फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये इक्वेशन आपको याद करके लेके जाएंगे, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स अ मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद। सभी को पता है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं या वी कैन से वेव मैकेनिक्स, जो भी मटेरियल पार्टिकल होता है उसके साथ हमेशा एक वेव पैकेट एसोसिएट होता है। वेव पैकेट इज नथिंग बट इट इज़ द
ग्रुप ऑफ वेव्स, तो आपको ऑप्शन वहाँ दिए रहेंगे, अ सिंगल वेव, वेव पैकेट और लाइट वेव, तो आपको लगा क्या होगी, वेव पैकेट। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज, नाम से पता चल रहा है जो टाइम पे डिपेंड करती है, तो देखो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई इज इक्वल टू आइटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी। यहाँ पे टी का फैक्टर आ गया, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इसको जो है आप लर्न करके लेके जाएंगे। इसी तरह 11th क्वेश्चन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ। देखो जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो किस कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है, तो सभी को पता है वो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि भाई जो इक्वेशंस होती है वो क्या होती है, वो सम ऑफ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी के। इसलिए जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पर आधारित होती है, या भी कैन से बेस्ड होती है। तो इसी तरह से ऑप्शन ए इज़ द राइट। बाकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से 12th क्वेश्चन है, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज, इसको आप डायरेक्ट याद करके ले जाएंगे। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर आप को पता है इट्स नथिंग बट ए बी हैमिल्टन का मतलब क्या होता है, एनर्जी होती है, तो ये क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 13, द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, हाफ एच कट ओमेगा। 14th क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी पजेस्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विल बी है। देखो आपके सिलेबस में पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स भी है, 3 डायमेंशन बॉक्स भी है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है जब पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में होगा उस दौरान वो कम से कम कितनी एनर्जी को पजेस करेगा, तो ये है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है जीरो, तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो आपको पता है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर इस एनर्जी को क्या करेगा, पजेस करेगा। 15th क्वेश्चन है, टनल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व विद, सभी को पता है कोई भी जब हम टनलिंग करते हैं पार्टिकल को वो कराते हैं तो उस केस में हम कौन सा पार्टिकल यूज़ करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ करते हैं, ना कि एक्स रेज ना कि गामा रेज। तो करेक्ट आंसर इज अल्फ़ा पार्टिकल। 16th क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स विल बी, वन डायमेंशन बॉक्स में जो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होता है वो होता है अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, पहला ऑप्शन है एम जी एच स्क्वायर, दूसरा है हाफ के एक्स स्क्वायर, तीसरा है के एक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाफ के एक्स स्क्वायर। 18th क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड बीम एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट बीम इज कॉल्ड। सिर्फ रेशियो की बात कर रहा है, रिफ्लेक्टेड बीम और इंसिडेंट बीम की प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जबकि ऑप्शंस आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, टनलिंग कोफिशिएंट ये भी दिए रहेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यदि इसमें दिया रहता उस केस में रिफ्लेक्टेड बीम के जगह ट्रांसमिटेड बीम हो जाता, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड बीम और इंसिडेंट बीम का रेशियो है तो आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। 19th क्वेश्चन से, द आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिटन एज, सभी को पता है बचपन से पढ़ते आए हैं, हाइड्रोजन एटम की जो आइगन वैल्यू की जो एनर्जी होती है दैट इज़ -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एन की वैल्यू हम 1 2 3 इस तरह से पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको पुट नहीं करना है, आपको जस्ट रिजल्ट बताना है। 20th क्वेश्चन से, क्वांटम नंबर विच हैज़ अ रेंज फ्रॉम -L to 0 0 to +L इज कॉल्ड। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि -L से +L जो रेंज होती है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए यूज़ की जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। 21th क्वेश्चन से, द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है ये किसने बताया था, ये बताया था आपका मैक्स प्लांक ने। तो हाइजेनबर्ग और हर्ट्ज को आप नेगलेक्ट कर देंगे और मैक्स प्लैंक को टिक लगा देंगे। 22 क्वेश्चन से, द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, सभी को पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछता है तो एक्स वाई जेड, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स तो आर थीटा फाई। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का पार्ट, तो ये मैंने इसका भी एमसीक्यू बना दिया। 23 क्वेश्चन है, द बाउंड्री कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन श्रोडिंगर इक्वेशन गिव्स। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन में जो भी बाउंड्री कंडीशंस हम इम्पोज करते हैं वो हमें क्या देती है, वो हमें एक
डिस्क्रीट अलग अलग एनर्जी लेवल्स को देती है। तो ऑल दीज आर द MCQs, 23 MCQs आर देयर BSc थर्ड ईयर। और इसी तरह से मैंने कुछ आपके 20+ MCQ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको जो है ये सारे जो है करके जाना है इस वीडियो से भी, और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी उससे भी। और मैं समझता हूँ कि 16 में से 10 MCQ IGTs इस वीडियो से रहेंगे, जिसको आप जाइए इसका लाभ लीजिए। कल जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग, वहाँ से ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा दैट इज़ द ऑप्टिक्स BSc 4th सेम, उस पर अपलोड किया जाएगा। देखते रहिए। और जो भी आपके रिव्यूज़ रहते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के साथ जिनको नीड है, इन्हीं के साथ। थैंक यू सो मच।